हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और पिछले लेक्चर में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपनी बुक खोल लीजिए और कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। तो आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 0.24 ग्राम ऑफ सैम्पल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.96 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में डाटा क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि हमारे पास एक कंपाउंड है ऑक्सीजन और बोरॉन का। ठीक है, एक कंपाउंड किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन और बोरॉन से मिलके बना है। उसका मास कितना है? 0.24 ग्राम। ठीक है, तो गिवन है मास ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड कितना दिया हुआ है? 0.24 ग्राम। और एक कंपाउंड किससे मिलकर बना है? ऑक्सीजन और बोरॉन से। और उसने ये भी बोला है कि जब हमने एनालिसिस किया तो ये पाया कि इस कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितना है? 0.144 ग्राम। इसका मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ कंपाउंड कितना है? 0.144 ग्राम। और साथ ही साथ ये भी गिवन है कि मास ऑफ बोरॉन प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ कंपाउंड, और ये कितना गिवन है? 0.096 ग्राम। ये हमारे पास डाटा गिवन है कि एक कंपाउंड है जो किससे मिलकर बना है? ऑक्सीजन और बोरॉन से। उसका टोटल मास कितना है? 0.24 ग्राम। उसके बाद ये बोला कि जब हमने डाटा एनालिसिस किया तो ये पाया कि इस कंपाउंड के अंदर 0.144 ग्राम ऑक्सीजन का प्रेजेंट है और 0.96 ग्राम किसका प्रेजेंट है? बोरॉन का प्रेजेंट है। हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कि ये जो कंपाउंड है कितने परसेंट ऑक्सीजन से मिलके बना है और कितने परसेंट बोरॉन से मिलके बना है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ कंपाउंड। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जो मार्क्स गिवन है वो अपॉन में टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है। अब जो मार्क्स गिवन है, अच्छा ऑक्सीजन कितना गिवन है? 0.144 ग्राम। टोटल मास कितना है? 0.24 ग्राम। इनटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पता होगा कि सर यहाँ डेसिमल दे रखा है, डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 जीरो आ जाएंगी नीचे। जब ये वाला डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं कि सर एक काम करते हैं, इस 3 जीरो को इन 3 जीरो से कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कर सकते हैं कि सर एक काम करते हैं, इसको 2 से काट देते हैं। कुछ ऐसे ही करते हैं ना, डिवाइड करते जाते हैं कि 2 से करा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 7 जा 14, इस तरह से। उसके बाद 12 की टेबल तो सर आती है। 12 6 से कितना होता है? 72 होता है। और 10 यहाँ पे दिया हुआ है तो कितना बन जाएगा? 60%। कितना बन जाएगा? 60%। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर जो 0.24 ग्राम गिवन है उसके अंदर ये ऑक्सीजन कितना है हमारे पास परसेंटेज में? 60%। यही हमको कैलकुलेट करना था। अच्छा, अब क्या निकालना है? बोरॉन का परसेंटेज निकालना है। तो बोरॉन का परसेंटेज भी ऐसे निकल जाएगा। बस आपको यही लिखना है, परसेंटेज ऑफ बोरॉन। ठीक है, ऐसे लाइन मत बनाना। ये तो मैं बस क्योंकि अब वीडियो बना रहे हैं ना तो ऑब्वियस है सारा का सारा नहीं लिखा जाता। ओके, तो आपको क्या करना है? बस यहाँ पे ऑक्सीजन हटा के क्या लिखना है? बोरॉन करना है ना। परसेंटेज ऑफ बोरॉन प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ कंपाउंड, और ये हमारे पास क्या बनेगा? 0.096 अपॉन में 0.24 इंटू में 100। सेम मेथड से सॉल्व कीजिएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 40%। क्या बन जाएगा? 40%। बस यही क्वेश्चन था। और 60 और 40 में क्या बना रहे हैं? टोटल 100%। कि अगर मेरे पास 100% कंपाउंड है कोई, उस 100% कंपाउंड में 60% क्या हमारे पास ऑक्सीजन और 40% क्या हमारे पास बोरॉन है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रीड कीजिए फटाफट से, फिर सॉल्व करते हैं उसको भी। तो अगला क्वेश्चन गिवन है कि जब 3 ग्राम कार्बन को बर्न किया जाता है 8 ग्राम ऑक्सीजन में, ठीक है, कि जब 3 ग्राम कार्बन को बर्न किया जा रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन में, तो हमें मिल रहा है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर उसी 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न किया जाएगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? ठीक है, अब जरा डाटा पढ़ लेते हैं। क्या दिया है कि 3 ग्राम कार्बन को बर्न किया जा रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो वो हमें क्या दे रहा है? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद कह रहा है कि अगर इसी 3 ग्राम कार्बन को हम जलाते हैं 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा? सिंपल। अच्छा, एक बात बताओ, हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा, उसमें 2 लॉस पढ़े थे। एक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ फिक्स रेशो बाय मास ही कंबाइन हो सकता है। ठीक है, कि जो मास किसी दूसरे एलिमेंट के मास के साथ कंबाइन होगा वो फिक्स होगा। अब वो इसने दिया हुआ है क्या कि 3 ग्राम कार्बन सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो अब भी इसने कितना दे दिया? 3 ग्राम कार्बन, और ऑक्सीजन कितना कर दिया? 50 ग्राम। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा कि 3 ग्राम सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है। इसका मतलब इस बार भी ये जो 3 ग्राम कार्बन है इसके 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होगा और हमें क्या देगा? 11 ग्राम CO2 देगा। अच्छा, तो सर इसके 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ये जो कार्बन है ये कंबाइन हो गया, तो बाकी का जो 42 ग्राम ऑक्सीजन बचा उसका क्या होगा? तो उसका कुछ नहीं होगा, वो जो 42 ग्राम ऑक्सीजन है वो अनरिएक्टेड रहेगा। अनरिएक्टेड मतलब कि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखना कि यहाँ पे कितना मास था हमारे पास? रिएक्शन से पहले कितना मास था? 53 ग्राम। रिएक्शन से पहले कितना मास था? 53 ग्राम। रिएक्शन के बाद भी कितना मास प्रेजेंट है? 53 ग्राम। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है? यस, हो रहा है ना। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन था, मैं यही बताना था कि अगर इस 3 ग्राम कार्बन की 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाए तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? 11 ग्राम ही बनेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि हमारे पास 2 एलिमेंट एक फिक्स रेशो में ही कंबाइन हो सकते हैं। तो 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ ही कंबाइन हो सकता है, 50 ग्राम के साथ कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए जल्दी से, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? ये रहा। वाट आर पॉली एटोमिक आयंस? गिव एग्जाम्पल्स। ये डेफिनेशन तो आपकी बुक में गिवन है, पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं, इसको आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 में वो केमिकल फॉर्मूले आप लोगों से निकलवाना चाह रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसने बोला मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहले क्या बोला इसने? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब केमिकल फॉर्मूले बनाए कैसे जाते हैं? ठीक है, सबसे पहले लिखिए सिंबल। ये हमारे पास हो गया मैग्नीशियम का सिंबल, ये हो गया क्लोरीन का सिंबल। अब हमें क्या पता होना चाहिए? इनकी वैलेंसी, जो कि मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लिखते हैं मैग्नीशियम को Mg2 पॉजिटिव, ऐसे ही लिखते हैं। इसका मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2 है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2। क्लोरीन को कैसे लिखते हैं? Cl नेगेटिव। ठीक है, इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। फिर क्रॉस कर देते हैं, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अगला इसने क्या बोला? कैल्शियम ऑक्साइड। अगला पार्ट क्या बोला? कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O। अब वैलेंसी की बात करते हैं। अगर आप अपनी बुक को रेफर करें तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 2, है ना। ऐसे ही लिखते हैं ना कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। इसका मतलब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2, ऑक्सीजन कितनी है? 2।
लेकिन हमने ये भी बोला था कि हम इसको सिंपलेस्ट रेशो में लेके चलते हैं। सिंपलेस्ट रेशो मतलब कि अगर ये कट सकते हैं तो डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यही पढ़ते हैं। उसके बाद आप क्रॉस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CaO। ये किसका फॉर्मूला हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड का। अगला बोला है कॉपर नाइट्रेट। अगला क्या बोला इसने, कॉपर नाइट्रेट। अब हमको पता है कि कॉपर का सिंबल होता है Cu और नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, NO3। अच्छा, वैलेंसी की बात करते हैं। कॉपर की वैलेंसी 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी 1। तो सिंपलेस्ट रेशो में आगे कटेंगे नहीं, तो क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया और ये क्या बन जाएगा, CuNO3 ट्वाइस। लेकिन मैंने बताया था कि जब भी पॉली एटॉमिक आयन होगा उसको आप किस में लेके चलते हैं, ब्रैकेट में लेके चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला किसका हो गया, कॉपर नाइट्रेट का। अच्छा, फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो मैं अब यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा, मैं यहाँ शॉर्ट में कर रहा हूँ कि एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हो गया, Al। क्लोराइड का सिंबल मतलब क्लोरीन का सिंबल क्या हो गया, Cl। एल्यूमिनियम लिखा जाता है Al3 पॉजिटिव और क्लोरीन क्या लिखा जाता है, Cl नेगेटिव। इसका मतलब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1। तो जब आप क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा, सिंपलेस्ट रेशो में तो है, आगे तो कटेंगे नहीं है ना, तो क्या बन गया, AlCl3। अगला क्या गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला पार्ट गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, CO3। ठीक है। अच्छा, वैलेंसी की बात करते हैं। अभी पढ़ा कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। और जब आप अपनी टेबल को रेफर करेंगे आयंस वाली, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि कार्बोनेट की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2 होती है। अच्छा, इस बार तो कट रहे हैं, है ना, तो जब इसको आप काटोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1:1 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे और ये क्या बन जाएगा, CaCO3। क्या बन जाएगा, CaCO3। तो ये हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, जल्द से नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन गिवन है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें इसमें जो जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला हमारे पास गिवन है क्विक लाइन, है ना, क्विक लाइन। क्विक लाइन बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। क्विक लाइन बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। क्विक लाइन बोला जाता है किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। ओके, अब जैसे मैंने लिखा तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। एक कौन सा, कैल्शियम, और दूसरा कौन सा, ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब क्या, ऑक्सीजन। इसका मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो कौन कौन है, एक है हमारे पास कैल्शियम और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन। बस इतना ही बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। ठीक है। अच्छा, अगला पार्ट क्या गिवन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि एक तो ये किससे बना है, हाइड्रोजन से, और एक किससे बना है, ब्रोमाइड से। ब्रोमाइड मतलब क्या, ब्रोमीन, है ना। तो ये हमारे पास बना है किससे, हाइड्रोजन, और किससे, ब्रोमीन से। और यही क्या है, इसके एलिमेंट, कि इस कंपाउंड के अंदर ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है। अगला पार्ट है बेकिंग पाउडर। अगला पार्ट क्या गिवन है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बोला जाता है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, NaHCO3। अब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं साफ साफ, पहला एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। तीसरा एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। और चौथा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है। तो इस कंपाउंड के अंदर ये 4 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। वैसे इसका भी लिख सकते थे, इसका अगर फॉर्मूला लिखते तो क्या बनता, HBr, तो 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। और अगर इसका फॉर्मूला लिखते तो क्या बनता, CaO, तो भी 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है। और लास्ट पार्ट गिवन है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। अगर पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला लिखूं तो बनेगा K2SO4। आप खुद से ट्राई कीजिएगा मैंने कैसे बनाया। ठीक है, K2SO4। इसका मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, एक है K, एक है S और एक है O। ठीक है। और K किसको बोला जाता है, पोटेशियम को,
एस किसको बोला जाता है? सल्फर को, और ओ किसे बोला जाता है? ऑक्सीजन को बोला जाता है। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। 6th क्वेश्चन गिवन है कि हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास। ठीक है, कैलकुलेट करना है मोलर मास। और मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी आपके पास कंपाउंड या जो भी सब्सटेंस गिवन है उसका एटॉमिक मास या फिर उसका मॉलिक्यूलर मास किस में लिखते हैं? ग्राम के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाता है? मोलर मास आ जाता है, सिंपल। ठीक है, तो पहला इसने दिया है इथाइन, और इथाइन का फॉर्मूला हमारे पास है C2H2। अच्छा, इस पर गिवन क्या है? मॉलिक्यूल गिवन है, एटम गिवन नहीं है। क्या गिवन है? मॉलिक्यूल। अब एक बात बताइए, इस C2H2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H2 वो क्या आएगा? देखना, एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 यूनिफाइड मास। तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं? 2 प्रेजेंट हैं। तो क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, प्लस एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे तो 2 प्रेजेंट हैं, तो क्या कर दूंगा इसका भी? मल्टीप्लाई बाई 2। और ये हमारे पास बनेगा 24 + 2 = 26 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो मोलर मास कैसे निकलेगा कि जो भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, जो भी सब्सटेंस गिवन है उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है? ग्राम्स में। बस ये हमारे पास मोलर मास हो गया किसका? इथाइन का, C2H2 का। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं। अच्छा, अगला गिवन है सल्फर मॉलिक्यूल। इसने क्या बोला? S8। अगला उसके अगला गिवन हमारे पास है P4 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, और उससे अगला पार्ट हमारे पास गिवन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और उसके बाद अगला पार्ट गिवन है HNO3 HNO3। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको जल्दी सॉल्व कीजिए चारों को, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो ये हमारे पास सल्फर का मॉलिक्यूल है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर। एक सल्फर एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 32। एक सल्फर एटम का मास कितना होता है? 32। लेकिन ये कितने से मिलकर बना है? 8 एटम से मिलकर बना है। तो क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाई 8। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 256 यूनिफाइड मास। कितना आ जाएगा? 256 यूनिफाइड मास। तो सीधी सी बात है, मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास क्या हो जाएगा इसका? 256 ग्राम। सिंपल, यही करते हैं। अच्छा, इसकी बात करते हैं P4 की। तो P4 का भी ऐसे ही निकलेगा, और मास इसका गिवन है फॉस्फोरस का, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। HCl की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा इसका? HCl का जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा वो कितना बनेगा? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम है तो 1, और क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। तो ये हमारे पास कितना बना? 36.5 यूनिफाइड मास। इसका मतलब जो HCl का मोलर मास बनेगा वो कितना बनेगा? 36.5 ग्राम। 36.5 ग्राम। ठीक है, उसी तरह से हमें किसका निकालना है? HNO3 का निकालना है। तो हाइड्रोजन, अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का मास कितना? 1, नाइट्रोजन का मास कितना? 14, ऑक्सीजन का मास कितना? 16। लेकिन कितने एटम है ऑक्सीजन के? 3 एटम है। तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा? 3 से कर दूंगा, इज इक्वल टू 14 और 1 कितना बनेगा? 15, और 16 3 कितना होता है? 48। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 63 यूनिफाइड मास। 63 यूनिफाइड मास। अच्छा, हमें क्या निकालना है? मोलर मास। तो मुझे क्या करना है? इस मॉलिक्यूलर मास को सिंपली किस में लिखना है? ग्राम के अंदर लिखना है, बस। ठीक है, ये सभी को समझ आया।
तो आज के लिए इतना ही। कल हम इस एक्सरसाइज के बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिएगा, सॉल्व करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।